हेलो दोस्तों, आयुर्वेद और मेडिसिन चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास आज आपको बताऊंगा इंजरी और वुंड के बारे में। दोस्तों, इंजरी होना आज के समय में एक आम बात सी हो गई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों सभी को ये इंजरी कभी ना कभी सभी को हो जाती है। तो आज इंजरी के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा। इंजरी जो होता है दोस्तों, BMS थर्ड ईयर में आने वाला टॉपिक है इंजरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी रूप से देखना अगर आप इस इंजरी और वुंड के बारे में कंप्लीट रूप से जानना चाहते हैं कि टाइप ऑफ इंजरी क्या होता है, ओपन वुंड क्या होते हैं, क्लोज वुंड क्या होते हैं, इसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इंजरी और वुंड दोनों एक ही होते हैं। इसे आयुर्वेद में वर्ण के नाम से जाना जाता है। इंजरी जो होता है दोस्तों, इसे जब वर्ण बोलते हैं तो इसके कुछ पार्ट होते हैं। इसकी चिकित्सा किस तरह की जाती है, आयुर्वेदिक की चिकित्सा क्या है, कौन कौन से इसके घरेलू उपाय हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ इंजरी होती हैं जो हमेशा हर किसी को होते हैं, इसके लिए डॉक्टर की क्या परमिशन दी जाती है, डॉक्टर क्या इसकी चिकित्सा करता है, ये सब आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी इसको स्किप ना करें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली वीडियो बनेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंजरी के बारे में। इसको इंजरी, वुंड, घाव, चोट लगना, जख्म आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे वर्ण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो इंजरी टॉपिक है वो BMS थर्ड ईयर का टॉपिक है। इसे अगत तंत्र में पढ़ाया जाता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। घाव या जख्म किसी चोट के कारण जब त्वचा फट जाती है या पंचर हो जाता है तो त्वचा पर एक घाव हो जाता है, जिसे खुला घाव कहते हैं। किसी मानसिक आघात या सदमे के कारण जब कोई चोट पहुंचती है तो उसे अंदरूनी घाव होता है, जिसे बंद घाव के नाम से जाना जाता है। त्वचा की सतह पर किसी भी दरार या चोट के कारण शरीर में से न सिर्फ रक्त और अन्य द्रवों का रिसाव होता है, बल्कि उस चोट में कीटाणुओं के घुसने की भी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसमें बताया है कि जब कोई चोट लग जाती है तो त्वचा फट जाती है, जिसके कारण त्वचा पर घाव हो जाता है, जिसे खुला घाव कहते हैं। खुला घाव को ओपन वुंड के नाम से जानते हैं। और जब किसी मानसिक आघात के कारण या सदमे के कारण चोट पहुंचती है तो उसे अंदरूनी घाव होता है, जिसे बंद घाव के नाम से जानते हैं, जिसे क्लोज वुंड के नाम से जानते हैं। त्वचा की सतह पर जब जैसे ही कोई दरार आ जाती है चोट लगने की वजह से, त्वचा कट जाती है, तो उसमें ब्लड भी निकलता है। ब्लड के साथ में उसमें से द्रव पदार्थ भी निकल जाते हैं। और द्रव पदार्थों के निकलने के बाद उसमें कीटाणु के घुसने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब जानते हैं दोस्तों खुले घाव के बारे में। ओपन वुंड किसी पैनी चीज़ जैसे कि चाकू, छुरी या रेजर या कांच के टुकड़े से त्वचा का कटना। खरोंच जिससे त्वचा के ऊपर सतह निकल जाती है। किसी सुई या कील से त्वचा का पंचर होना। भेदन घाव जो चाकू जैसे चीज़ शरीर के अंदर घुसने के कारण होता है। बंदूक की गोली या ऐसे ही किसी प्रक्षेप वस्तु के कारण जख्म का होना। इसका मतलब है दोस्तों, जो खुले घाव होते हैं वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटे जाते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, जैसे कि चाकू, छुरी, रेजर, कांच के टुकड़े, जिसकी वजह से कि त्वचा स्किन कट जाती है। खरोंच की वजह से भी त्वचा के ऊपरी सतह निकल जाती है। जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सुई होता है या कील होता है, उसकी वजह से त्वचा का पंचर होना, त्वचा के अंदर वो अंदर तक घुस जाती है। भेदन घाव जैसे कि कोई चाकू है जिससे शरीर के अंदर घुसने के कारण होता है। बंदूक की गोली की वजह से भी ये जख्म हो जाता है। ये खुले घाव हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बंद घाव के बारे में। बंद घाव अंदरूनी मार, खरोंच वगैरह के भीतरी चोट पहुंचना। हेमेटोम्स जिसे रक्त का ट्यूमर भी कहते हैं, जो ब्लड ट्यूमर होता है उसको हेमेटोम्स नाम से जानते हैं। रक्त वाहिका के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। लंबे समय से हो रहे दबाव के कारण क्रिस इंजरी हो जाना, जैसे कि किसी ने लॉन्ग प्रेस कर रखा है, उसकी वजह से क्रिस इंजरी हो जाती है। तीक्ष्ण या गंभीर या अभिघातज घाव उन चोटों के कारण होते हैं जिससे टिश्यू का भंग हो जाता है, इसमें टिश्यू रप्चर हो जाता है। जैसे कोई सीरियस घाव हो जाता है, उसकी वजह से टिश्यू खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा के सबसे बड़े लाभों में से यह है कि उनके पास कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। जब आप अपने घावों और कटौती के प्राकृतिक उपचार चाहते हैं तो आयुर्वेद सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। आइए आपके लिए
उपलब्ध कुछ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आयुर्वेद उपचारों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सब प्राकृतिक उपचार होते हैं और ये सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। जख्मों और घावों की आयुर्वेदिक उपचार। अब दोस्तों जानते हैं इनके क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है इसकी। चंदन की लई घाव पर लगाने से घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, जो चंदन होता है वो ठंडा होता है, उसकी वजह से मतलब जैसे जब उसे घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। कच्चे केले का रस घाव पर लगाने से घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। कच्चे केले का रस भी लगा सकते हैं अगर किसी को घाव हुआ है तो। लहसुन का रस हल्दी तिल के तेल के साथ मिलाकर बनाए हुए मिक्सचर से सूजन कम हो जाती है और घाव जल्दी भर जाता है। जैसे दोस्तों किसी को सूजन हो जाती है किसी मतलब कटने की वजह से, तो उसमें लहसुन का रस और हल्दी के तेल के साथ मिलाकर लगाने से सूजन कम हो जाती है और घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। संतरे, अंगूर, लहसुन, गाजर का सेवन करने से घावों के भरने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अगर किसी को मतलब चोट लगी हुई है तो उसे संतरे खाने से, अंगूर खाने से, लहसुन खाने से, गाजर खाने से आदि खाने से मतलब ये सब चीज़ इनको खाने से घावों को भरने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, संतरा होता है, अंगूर होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है और जो गाजर होता है उसके अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी विटामिन की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है आयुर्वेदिक चिकित्सा जो घाव की जाती है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हल्दी। हल्दी पाउडर सबसे लोकप्रिय जड़ी बूटियों में से एक है जिसका उपयोग चोटों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जैसे किसी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले उसे हल्दी का दूध पिलाया जाता है ताकि उसका घाव जल्दी से भर जाए। यह अपनी ही एंटीसेप्टिक विशेषताओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि जो हल्दी होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। यदि सूजन हो तो शिथिल या त्वरित वसूली के लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्दी पेस्ट लागू करें। अगर कहीं पर सूजन हो रही है तो उसकी मतलब वसूली करने के लिए, सूजन को ख़त्म करने के लिए उसी एरिया पर हल्दी पेस्ट लगाया जाता है। हल्दी बैक्टीरिया को मार देती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि घाव तेज़ी से ठीक हो जाता है। दोस्तों, जो हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक होती है और ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को मार देती है और इसकी वजह से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। टी ऑयल घावों को ठीक करने और संक्रमण को रोकने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। टी ऑयल की एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक विशेषता अच्छी तरह से जानी जाती हैं और इनका उपयोग दवाइयों के अन्य रूपों में भी किया जाता है। कुछ टी की पत्तियों को क्रश करें और उन्हें काट कर लागू करें। आप घाव पर दिन में 4 से 5 बार टी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे किसी को घाव हो जाता है तो टी ऑयल उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। और टी ऑयल होता है उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से यह मतलब बहुत सारी दवाओं के रूप में यूज किया जाता है। कुछ टी ऑयल की पत्तियों को क्रश करना है, उनको काट के लागू करना है। आप मतलब घाव पे 4 से 5 बार लागू करके टी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। आलू, इन आम सब्जियों में सबसे अच्छा जो बहुत अच्छी क्षमता वाला होता है वो आलू होता है। सीधे प्रभावित क्षेत्र पर आलू को एक मैश किए हुए त्वचा को लागू करें और फिर इसे नरम और साफ कपड़े से ढक दें। दोस्तों, मतलब एक आलू लेना, मतलब उसको मैश करना और जहाँ पे मतलब सूजन हो रही है उस त्वचा पर लगा लेना है और फिर उसके बाद एक साफ कपड़े से उसे ढक देना है। इसे रात भर रखें और आसन्न करने के लिए अगली सुबह नमक के पानी के साथ क्षेत्र को साफ करें। मतलब जो साफ़ करने के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल करना या फिर आप डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यह थोड़ा डंक होगा लेकिन एंटीसेप्टिक होने के दौरान त्वरित उपचार सुनिश्चित करेगा। मतलब जो आलू होता है उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो घाव को जल्दी ठीक कर देगा। एलोवेरा, आपको इस पौधे को अपने घर के भीतर छोटे बर्तनों पर उगाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। दोस्तों, जो एलोवेरा होता है वो बहुत मतलब कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से एक एंटीसेप्टिक के साथ साथ उपचार के प्रमोटर भी हैं। एक एक पत्ता खोलें और आप सीधे त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर जेल लागू कर सकते हैं। जो दोस्तों जो एलोवेरा होता है मतलब पहले उसको काट लें, चाकू से काट के फिर उसके जेल को त्वचा पर लगाने से मतलब कि घाव ठीक हो जाएगा। नारियल का तेल, प्रभावित इलाके में नारियल के तेल को लागू करें और इसे बैंड एड्स के साथ कवर करें। प्रक्रिया को 2 बार या 3 बार दोहराएं और आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि
आपकी चोटें कितनी जल्दी गायब हो रही हैं। यदि आप किसी विशिष्ट समस्या के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप अपने आयुर्वेदक से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों जो नारियल का तेल होता है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा कारगर होता है, जो मतलब प्रभावित इलाके, मतलब जहाँ पे भी कोई सूजन है या फिर त्वचा कटी हुई है वहाँ पे उसको लगाना है। इसे मतलब बेड एड्स के साथ कवर करना है और प्रक्रिया में 2 या 3 बार इसको दोहराना है 1 दिन के अंदर। मतलब अगर आप इसको रोज़ाना करोगे तो आपके घाव बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से मतलब रिलेटेड इस चीज़ की मतलब कोई समस्या की चर्चा करना चाहेंगे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके परामर्श ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब जान लेते हैं इंजरी के मॉडर्न पार्ट के बारे में। इंजरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंजरी क्या डेफिनेशन है। जो इंजरी होती है, एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड बाय एनी पर्सन इन ए बॉडी, माइंड, रिप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी, सेक्शन 44 IPC। दोस्तों इंजरी होती है वो किसी भी हार्म, मतलब कोई अगर किसी को हार्म करता है वो इलीगल हो सकता है या फिर लीगल, कैसे भी हो सकता है। किसी भी पर्सन की बॉडी पे जो होता है, माइंड पे होता है, रेपुटेशन पे होता है, प्रॉपर्टी, किसी भी बेस पे किसी की मतलब कि बॉडी पे हार्म करना, माइंड पे हार्म करना, रेपुटेशन पे हार्म करना या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करना, ये सब इंजरी का अंडरटेक आता है। सेक्शन 44 लगाया जाता है इसके अंडरटेक। IPC इंडियन पिनल कोड होता है जो सेक्शन 44 अप्लाइड किया जाता है इसके अंडरटेक। अब दोस्तों जानते हैं वुंड क्या होता है। वुंड क्लिनिकली इट मीन्स एनी इंजरी वेयर देयर इज ए ब्रीच ऑफ नेचुरल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो अगर दोस्तों हम क्लिनिकली देखते हैं, मतलब कि जो हम क्लिनिकली देखते हैं, जो वुंड होता है वो इंजरी की का ही तरह से टाइप होता है, उसी की तरह एक पार्ट होता है। मतलब किसी चोट का लगना या जख्म होना ये वुंड कहलाता है, इंजरी कहलाती है। वो किसी भी बीच मतलब नेचुरल कॉन्टिन्यूटी भी हो सकता है स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो सकता है। इन मेडिको लीगल प्रैक्टिस, अगर हम इसे मेडिकल लीगल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो द टर्म वुंड एंड इंजरी आर सिनोनिम। अगर मेडिकल लीगल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो टर्म वुंड होती है और इंजरी होती है वो दोनों सिनोनिम होते हैं। बट स्ट्रिक्टली वुंड विल इंक्लूड एनी लेसन एक्सटर्नल और इंटरनल कॉज्ड बाय वायलेंस विद और विदाउट ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली से देखते हैं, जो वुंड होता है उसके अंदर किसी लेसन को, एक्सटर्नल इंटरनल वायलेंस को या फिर किसी विद और विदाउट ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन को ऐड किया जाता है वुंड के अंदर, लेकिन यह इंजरी का अंडरटेक नहीं किया जाता ऐड। अब जानते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। वुंड की क्लासिफिकेशन है, इंजरी की क्लासिफिकेशन क्या है। दोस्तों जो इंजरी होती है उसके मैनी वे होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं। मतलब बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसे मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी होती है जो प्रोड्यूस की जाती है, फिजिकल वायलेंस के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस की जाती है उसको फिजिकल इंजरी कहते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसके 6 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले है एब्रेशन, सेकंड है इसका कॉन्ट्यूशन या फिर इसे ब्रूस के नाम से जानते हैं, थर्ड है इसका लेक्ट्रल वॉन्ड, फोर्थ है इसका इनसाइड वॉन्ड, फिफ्थ है इसका स्टैब वॉन्ड, सिक्स्थ है इसका फायर आर्म वॉन्ड और सेवंथ है इसका फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन ऑफ बोन, टूथ और जॉइंट। इसके 7 पार्ट होते हैं दोस्तों फिजिकल इंजरी के। अब इनको एक एक करके सब चीज़ों को जानेंगे, इनके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैकेनिकल इंजरी जो कॉज्ड बाय ब्लंट और शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा बताया गया, यहाँ पे एक डायग्राम बताया है उसका। दोस्तों सबसे पहले है यहाँ पर पिन। देखो पिन है, मतलब यहाँ पे देखो स्किन की लेयर बताइए, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, डीप, फेसिया, मतलब इसके स्किन की 5 लेयर होती हैं, उनके बारे में बताया। जो पिन होती है वो केवल एपिडर्मिस तक ही अंदर जा पाती है अगर वो छोटी पिन है तो। उसके बाद अगर हैमर का देखते हैं तो हैमर को देखो यहाँ पे इंटरडर्मल ब्रूस तक आ जाएगा। जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुँचती है। उसके बाद जो ब्रिक होती है वो अंदर तक चली जाती है, डीप के नज़दीक पहुँच जाती है। और जो नाइफ होता है वो लगभग डीप फेसिया का अंडरटेक आ जाता है, मतलब कि बोन से थोड़ा ही ऊपर होता है। इसमें एब्रेशन बताया है, ब्रूस बताया है, लेसरेशन बताया और इनसाइड और स्टेप वुंड के बारे में बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मल इंजरी के बारे में। थर्मल इंजरी मतलब क्या होता है, जो हीट की वजह से या फिर कोल्ड की वजह से दी जाती है उसको थर्मल इंजरी होती है। जैसे कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट की वजह से जो होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले जनरल अफेक्ट, मे नॉट कॉज एनी विजिबल इंजरी,
जैसे कि हीट क्रैम्प्स की वजह से या फिर हीट स्ट्रोक की वजह से। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि बर्न या सिकरेट, जैसे कोई जल जाता है या फिर सिकरेट हो जाता है, उसकी वजह से जो इंजरी होती है वो हीट की वजह से होती है। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड की वजह से कौन सी इंजरी होती है। जनरल इफेक्ट में क्या आ जाएगा इसका, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइपो मतलब होता है दोस्तों लो, और थर्मिया मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। हाइपो मतलब होता है लो टेम्परेचर जिसमें होता है उसमें आ जाता है हाइपोथर्मिया। लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड होगा तो अपने आप ही उसमें लो टेम्परेचर होगा ही। लोकल अफेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें फ्रोस्ट बाइट या फिर ट्रेंच फुट या फ्रोस्ट बाइट का अंडरटेक जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड में आता है। और एप्लीकेशन ऑफ हीट के अंडर क्या आता है, हीट क्रैम्प्स मतलब किसी चीज़ का हीट करना, हीट स्ट्रोक। और लोकल एप्लीकेशन क्या आ जाता है, जलना, उसका बर्न होना या कुछ भी। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड के अकॉर्डिंग क्या आता है, हाइपोथर्मिया इसका एग्जाम्पल है। और लोकल इफेक्ट में क्या है इसका, फ्रोस्ट बाइट और ट्रेंच फुट। अब बात करते हैं दोस्तों केमिकल इंजरी। केमिकल की वजह से जो इंजरी हो जाती है उसको केमिकल इंजरी कहते हैं। इसमें इरिटेशन, जैसे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वीक एसिड की वजह से, एल्कलाई की वजह से, प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स की वजह से। कोरोजन में क्या आएगा दोस्तों, कोरोजन में आ जाएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। दोस्तों जो इरिटेशन होता है उसमें वीक एसिड होते हैं, एल्कलाई होते हैं, प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है। और दोस्तों जो कोरोजन होता है उसमें एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं और एल्कलाई जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मतलब सोचने वाली बात है, मतलब वीक एसिड के साथ एल्कलाई आया है और कोरोजन में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एल्कलाई आया है, ये दोनों अलग अलग होते हैं एक तरह से। मिसचेलिनियस इंजरी क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजरी, जैसे किसी को मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या इलेक्ट्रोवोल्टामीटर की वजह से जो इंजरी हो जाती है, करंट लगने की वजह से जो इंजरी होती है उसको इलेक्ट्रिकल इंजरी कहते हैं। फिर उसके बाद है रेडिएशन इंजरी। रेडिएशन इंजरी क्या होता है, जैसे कि ड्यू टू एक्सरे की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, रेडियो वेव्स की वजह से या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से जो इंजरी होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सबसे ज़्यादा कौन सा होता है दोस्तों, यूरेनियम होता है, इसका 92 और 234 होता है, जिसमें मतलब ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, मतलब मोस्ट एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है। उसकी वजह से जो इंजरी होती है रेडिएशन इंजरी आती है। थर्ड है इसका लाइटनिंग इंजरी, मतलब जो लाइटनिंग के दौरान जो इंजरी हो जाती है, जैसे बिजली के घरों के में मतलब कोई भी काम कर रहा हो उसकी वजह से जो लाइटनिंग इंजरी हो उसमें जो आ जाएगी वो इंजरी, या फिर लाइटनिंग इंजरी या थंडरस्टॉर्म की वजह से भी आ जाती है। और फिर है फोर्थ इसका ब्लास्ट इंजरी, मतलब किसी जैसे कि ब्लास्ट की वजह से जो इंजरी हो जाती है, जैसे कारखानों में ब्लास्ट होने की वजह से जो इंजरी होती है, पटाखों आदि को मतलब जलाने की वजह से जो इंजरी हो जाती है वो ब्लास्ट इंजरी होती है। मिसचेलेनियस में 4 आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, लाइटनिंग इंजरी और ब्लास्ट इंजरी। अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ड ऑन सेवरिटी ऑफ इंजरी। सेवरिटी ऑफ इंजरी मतलब जो लीगली होता है उसकी वजह से कौन कौन से होते हैं। एक तो सिंपल होता है सबसे पहले, सेकंड होता है इसका ग्रीवियस विच मे और मे नॉट बी डेंजरस। ग्रीवियस है मतलब हो भी सकता है डेंजरस और नहीं भी हो सकता। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजरी, मेडिको लीगली, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजरी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में सबसे पहले है इसमें सुसाइडल इंजरी जो होती है, होमिसाइडल इंजरी होती है, एक्सीडेंटल होती है, डिफेंस वुंड होते हैं, और फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड होते हैं। जो ये 5 हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5 ही होते हैं इसमें, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस और फैब्रिकेटेड। अगर ये एग्जाम में आता है तो इन 5 के बारे में सबसे पहले ज़्यादा बताना पड़ता है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लिक्शन के बारे में, एंटीमोर्टम होता है जो रिसेंट या ओल्ड होते हैं, और पोस्टमार्टम होता है। मतलब ये तो मतलब टाइम के आधार पर बताया जाता है कि एंटीमोर्टम हुआ या पोस्टमार्टम हुआ। एंटीमोर्टम है तो कितना पहले है, कितना बाद में है, कितना टाइम हो गया है इसको, रिसेंटली हुआ या फिर ओल्ड है, ये सब उसके बेस्ड ऑन टाइम ऑफ इम्प्लीकेशन पे आ जाता है इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं एब्रेशन के बारे में। एब्रेशन की डेफिनेशन, एब्रेशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ द सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन, यूजुअली द एपिडर्मिस, बाय द फ्रिक्शन अगेंस्ट रफ सरफेस। दोस्तों जो मतलब सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर होती है स्किन की, जिसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, मतलब जो त्वचा की सबसे ऊपर की सतह होती है उसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, उसको हटाना एब्रेशन कहलाता है। वो कैसे भी हटाया जा सकता है, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग भी, घर्षण लगाकर, या फिर अगेंस्ट द रफ सरफेस पे भी उसको हटाना ही एब्रेशन होता है। साइक्लिस्ट ऑफन रेफर टू एब्रेशन एज रोड रैश, जैसे कि रोड पर रस हो जाता है उसको भी, मतलब साइकिल वाला होता है जिसको साइकिल चलाने वाला होता है, अगर वो रोड पर रस हो जाए तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों एब्रेशन के टाइप क्या होते हैं। इसके एब्रेशन का पहला टाइप है स्क्रैच, मतलब स्क्रैच लगना, या फिर लीनियर एब्रेशन, मतलब जो लीनियर एब्रेशन या स्क्रैच।
इट इज़ कॉइड बाय ए शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पासिंग अक्रॉस द स्किन सच एज द फिंगर नेल्स, थॉर्न और पिन। दोस्तों मतलब कि जो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोई भी पिन हो जाए या फिर फिंगर नेल्स हो जाएँ, मतलब जैसे नाखून, या फिर कोई भी पिन हो जाए या थॉर्न्स हो जाए, उसकी वजह से जो घाव लगता है उसे स्क्रैच एब्रेशन बोलते हैं। इट इज़ कॉइड बाय ए शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि पिन होती है, जब वो स्किन को क्रॉस कर जाती है उसको स्क्रैच या फिर लीनियर एब्रेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों एब्रेशन का, वो है ग्रेज। ग्रेज एब्रेशन के नाम से जाना जाता है इसको स्लाइडिंग एब्रेशन, स्क्रैप एब्रेशन, ग्राइंडिंग एब्रेशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है दोस्तों, ग्रेस आर कॉइड बाय हॉरिजेंटल और टेंजेंटियल फ्रैक्शन बिटवीन द स्किन एंड द हार्ड रफ सरफेस। जो ग्रेज होता है दोस्तों वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है या फिर टेंजेंटियल फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि स्किन और हार्ड रफ सरफेस के बीच में जो लगता है उसको ग्रेज एब्रेशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेशन एंड कॉमनली सीन इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दोस्तों जो मतलब कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये एब्रेशन का, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और ये कॉमनली जब भी लगता है मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है सबसे ज़्यादा ग्रेज एब्रेशन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड टाइप के बारे में, जिसको प्रेशर एब्रेशन के नाम से बोलते हैं। प्रेशर एब्रेशन या फिर क्रशिंग एब्रेशन या फिर फ्रैक्शन एब्रेशन। मतलब प्रेशर नाम शो कर रहा है कि मतलब जो प्रेशर की वजह से लगे, मतलब प्रेशर की वजह से जो घाव हो या इंजरी हो उसको प्रेशर एब्रेशन बोलते हैं। इट इज़ कॉइड बाय द डायरेक्ट इम्पैक्ट और लीनियर प्रेशर ऑफ ए रफ ऑब्जेक्ट ओवर द स्किन। मतलब इसका मतलब है दोस्तों, मतलब कि जैसे कि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर लीनियर प्रेशर लग जाए रफ सरफेस पे, रफ ऑब्जेक्ट ओवर द स्क्रीन के ऊपर किसी भी रफ ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लीनियर प्रेशर लगता है उसको प्रेशर एब्रेशन बोलते हैं। दोस्तों एब्रेशन का चौथा टाइप है इसका इम्प्रिंट एब्रेशन, या फिर इसे इम्पैक्ट, कॉन्टैक्ट या फिर पैटर्न एब्रेशन बोलते हैं। इट इज़ कॉइड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द स्किन। ये तब होता है दोस्तों जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पर। द क्यूटिकल गेट्स क्रश्ड एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जो क्यूटिकल होती है वो क्रश हो जाती है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे, एंड बियर द इम्प्रिंट इट इज कॉइड बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट और लीनियर प्रेशर ऑफ ए रफ सरफेस ओवर द स्किन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट। दोस्तों मतलब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब लीनियर प्रेशर इसमें भी लगता है रफ ऑब्जेक्ट का ओवर द स्किन ऑब्जेक्ट कैचिंग इट। अब जानते हैं दोस्तों एज ऑफ एब्रेशन क्या है। एज ऑफ एब्रेशन प्रोड्यूस मिनिमम ब्लीडिंग। दोस्तों मतलब इसके अंदर मिनिमम ब्लीडिंग मिनिमम मतलब होने के का मतलब है दोस्तों, मिनिमम ब्लीडिंग मतलब है इसमें मतलब कम खून निकलता है। इसको हील्स रैपिडली इसको हील्स कर लेते हैं और लीव कर देते हैं। इसमें नो परमानेंट स्कैरिंग ऑन हील्स, मतलब कि दोस्तों इसमें हम परमानेंट स्कैरिंग नहीं होता हील्स का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एज ऑफ एब्रेशन के बारे में। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है एज ऑफ एब्रेशन की, इसमें यहाँ पे ड्यूरेशन बताया और यहाँ पे फीचर बताया है। तो दोस्तों इसमें ड्यूरेशन में क्या है, मतलब फ्रेश, सबसे पहले फ्रेश मतलब क्या होता है, जब मतलब शुरुआत में लगा होता है जो। यहाँ पे इसके फीचर क्या है, ब्राइट रेड, मतलब वो रेड हो जाता है वो एरिया जहाँ पे लगा हुआ होता है। ओजिंग ऑफ सेरम, मतलब वहाँ पे सेरम का ओजिंग हो जाता है। एंड सम ब्लड। दोस्तों मैंने सेरम के बारे में बताया था, सेरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो उसको सेरम बोलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ह्यूमन ब्लड के नाम से एक वीडियो बनाई है, अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेरम वर्ड यूज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरम को। 2 से 24 घंटे के बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सुडेशन ड्राइव टू फॉर्म ए रेड स्कैब। तो दोस्तों मतलब 2 से 24 घंटे के अंदर वो मतलब सूख जाता है और वहाँ पे रेड स्कैब हो जाता है। कंप्रेजिंग ऑफ ब्लड, वहाँ पे ब्लड भी कंप्रेज हो जाता है, लिम्फ एंड एपिथेलियल सेल्स का। और यहाँ पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स इन्फ्लेटेड, स्कैर फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स का इन्फिल्ट्रेट हो जाता है। 2 से 3 दिन के दौरान क्या होता है दोस्तों, 2 से 3 दिन में क्या होता है, रेडिश ब्राउन स्क्रैब लेस टेंडर, मतलब जो रेडिश ब्राउन होता है वो कम हो जाता है। 4 से 5 दिन में क्या होता है, स्क्रैब इज डार्क ब्राउन इन कलर, जो स्क्रैब होते हैं वो डार्क मतलब काले पड़ जाते हैं रंग में। 5 से 7 दिन के अंदर क्या होता है, स्क्रैब इज ब्राउनिश ब्लैक एंड स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, जो स्क्रैब होते हैं वो ब्राउन होने लग जाते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक में हो जाते हैं, उसके बाद नीचे झड़ने चालू हो जाते हैं फ्रॉम द मार्जिन। एपिथेलियल ग्रो एंड कवर
डिफेक्ट अंडर द स्कैब, और इसको एपिथेलियल रीजनरेशन भी बोलते हैं। 7 से 12 दिन के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्कैब ड्राई हो जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाता है, फिर नीचे गिर जाते हैं। लीव्स डीपिगमेंटेड एरिया अंडरनेथ इट इज ग्रेजुअली गेट्स पिगमेंटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सब एपिडर्मल ग्रैनुलेशन बोलते हैं इसको। अगर 12 दिन से ज़्यादा हो जाता है एब्रेशन तो क्या होता है, एपिथेलियम बिकम थिनर, जो एपिथेलियम होती है वो बहुत पतली हो जाती है एंड एट्रोपिक हो जाती है। न्यू कोलेजन फाइबर आर प्रोमिनेंट होते हैं और बेसमेंट मेंबर इज प्रेजेंट होता है वहाँ पे, एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द डर्मिस हो जाती है जो डिक्रीज हो जाती है, इसको रिग्रेशन बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3 टर्म आई हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों एपिथेलियम रीजनरेशन, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर मतलब दोबारा से स्क्रैब का उत्पन्न होना। सेकंड टर्म आती है दोस्तों इसमें सब एपिथेलियल ग्रेनुलेशन, इसमें क्या होता है मतलब पिगमेंटेड हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और लास्ट है रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या होता है वो मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं हम सरकमफ्रेंसेस ऑफ एब्रेशन के बारे में। सरकमफ्रेंसेस में इसके कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। पहला पॉइंट है यूजुअली इट्स सीन इन एक्सीडेंट और एसेंट्स। एक्सीडेंट की कंडीशन में मतलब ये ज़्यादा दिखाई देता है, वैसे भी कॉमनली टाइप में एब्रेशन एक्सीडेंटली पाया जाता है। सेकंड है इसका हिस्टेरिकल वुमेन में प्रोड्यूस एब्रेशन ओवर एसेबिलिटी एरिया लाइक द फ्रंट ऑफ फोर आर्म और ओवर द फेस टू फैब्रिकेट चेंज चार्ज ऑफ एसॉल्ट। मतलब जो हिस्टेरिकल वुमेन होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एब्रेशन को, वो जैसे कि कुछ एरिया जैसे कि फ्रंट ऑफ फोर आर्म के मतलब आगे का हिस्सा होता है, या फिर ओवर द फेस के ऊपर भी फैब्रिकेटेड चार्ज आ जाता है एसल्ट का। थर्ड पॉइंट क्या है इसका दोस्तों, एब्रेशन ऑन द फेस, मतलब फेस पे होता है एब्रेशन और बॉडी पे होता है। ऑफ द एसिक्लेंट इंडिकेटेड स्ट्रगल। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों इसका, पर्सन कोलैप्स ड्यू टू हार्ट अटैक मे फॉल फॉरवर्ड एंड रिसीव एब्रेशन ऑन द फोरहेड। मतलब जो पर्सन होता है वो कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक की वजह से, मे फॉल ऑन फॉरवर्ड टू रिसीव एब्रेशन ऑन द फोरहेड। नोज पर और चीक पर, मतलब गालों पर, नोज पर एब्रेशन आ जाता है। बट देयर विल बी नो इंजरी ऑन द अपर लिम्ब। लेकिन ऊपर अपर लिम्ब होते हैं जो मतलब जो हाथ पैर के अंदर, हाथों के अंदर अपर लिम्ब जो होते हैं वहाँ पे कोई भी इंजरी शो नहीं होती। एब्रेशन मे बी प्रोड्यूस ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड्स इन कॉन्शियस पर्सन हु व्हाइल फेलिंग पुट आउट हिज हैंड टू सेव हिमसेल्फ। जो एब्रेशन होता है वो तभी प्रोड्यूस होता है पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड पे इन एब्रेशन, मतलब कॉन्शियस पर्सन के अकॉर्डिंग, जो अपने आप को फॉलिंग अप बचाने में जो अपने आप को हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है दोस्तों इसका, एल्कोहलिक्स टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड एंड स्ट्राइक द ऑक्यूपेट ऑन द ग्राउंड। जो एल्कोहलिक्स होते हैं वो पीछे की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। एब्रेशन ओवर द कॉर्निया में कॉज कॉर्नियल ओपेसिटी। जो कॉर्निया पर अगर एब्रेशन होगा तो उसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहेंगे, विच में रिस्ट्रिक्ट वर्जन परमानेंटली अमोंग टू ग्रेवियस हर्ट। मतलब उसमें ग्रेवियस मतलब क्या होता है दोस्त, मतलब कि वो ज़्यादा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डेंजरस के मामले में, मतलब ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके लिए दोस्तों सेक्शन 320 IPC लगाया गया है। डिफ्रेंशिएट एंटीमोर्टम और पोस्ट मोर्टम एब्रेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर बताए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसके फीचर बताए हैं, एंटीमोर्टम एब्रेशन के बारे में बताया है और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन के बारे में बताया है। तो नंबर 1 पॉइंट है साइट, फीचर इसका साइट। एंटीमोर्टम एब्रेशन में क्या हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है बॉडी पर, कहीं पर भी एंटीमोर्टम मतलब कहीं पर भी उसका हो सकता है। और पोस्टमार्टम में क्या होता है, यूजुअली ओवर बोनी प्रोमिनेशन, मतलब बोनी सरफेस पे ही हो सकता है ये। सेकंड पॉइंट है इसका कलर। कलर क्या होगा एब्रेशन का, यहाँ पे रेड कलर होगा इसका, और यहाँ पे येलोइश कलर हो सकता है, ट्रांसलुसेंट कलर हो सकता है, फिर पैचमेंट कलर कैसा भी हो सकता है। इसमें एक्सड्यूएशन की बात की गई है। तो एंटीमोर्टम एब्रेशन में ये मोर होगा, उसमें शिकार स्लाइटली रेज, मतलब इसमें शिकार भी जल्दी आएंगे। और पोस्टमार्टम एब्रेशन के अंदर कम रहेगा और नो शिकार फॉर्मेशन होगा। वाइटल रिएक्शन बात की जाए तो इसकी एंटीमोर्टम एब्रेशन की वो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, पोस्टमार्टम में वह अब्सेंट होता है। हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो एंटीमोर्टम के अंदर मे भी इविडेंट हो सकती है और पोस्टमार्टम के अंदर सीन ही नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे नोट बताया है, एब्रेशन प्रोड्यूस स्लाइटली बिफोर और आफ्टर डेथ कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट इवन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है, जो एब्रेशन प्रोड्यूस स्लाइटली, जो एब्रेशन जो स्लाइटली प्रोड्यूस हुए हैं बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में डेथ के कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते।
मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते इवन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर कोई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करे तब भी उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अब जानते हैं दोस्तों एब्रेशन का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। एब्रेशन गिव एन आइडिया अबाउट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एब्रेशन होता है वो आइडिया देता है कि साइट ऑफ इम्पैक्ट का और फोर्स की डायरेक्शन का। दे मे बी ओनली एक्सटर्नल साइन के बारे में बता सकता है ऑफ सीरियस इंटरनल इंजरी। जो एब्रेशन की मतलब मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में बताया है कि दे मे बी ओनली एक्सटर्नल साइन, केवल ये एक्सटर्नल साइन को ही बताता है ऑफ सीरियस इंटरनल इंजरी, जो इंटरनल इंजरी के सीरियस एक्सटर्नल साइन को ही बताता है। पैटर्न एब्रेशन आर हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द वॉन्ड विद द कॉन्जर्वेटिव वेपन। मतलब कोई भी पैटर्न एब्रेशन जब भी फॉर्म होगा हेल्पफुल रहेगा वो तभी की तभी जब वॉन्ड विद कॉन्जर्वेटिव, अगर उसका मतलब कॉन्जर्वेटिव वेपन उसके साथ है। तो एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड विच हेल्प टू कोरोबोरेट विद एग्रीड टाइम ऑफ असल्ट। मतलब एज ऑफ इंजरी तभी डिटरमाइन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कोरोबोरेट विद एग्रीड टाइम ऑफ असॉल्ट। इन ओपन वॉन्ड के अंदर डर्ट, डस्ट, ग्रीस और सैंड इट इज यूजुअली प्रेजेंट। जो ओपन वॉन्ड होगा उसके अंदर डर्ट पाएगी, डस्ट पाएगी, ग्रीस पाएगी और सैंड मतलब रेत के कण भी उसमें पाएंगे। विच हेल्प टू कनेक्ट द इंजरी टू सीन ऑफ क्राइम। मतलब क्राइम के समय उसकी हिस्ट्री और उसके हेल्प को बताएगा। अब जानते हैं दूसरा सेकंड पॉइंट, ब्रूस या कॉन्ट्यूजन। एब्रेशन के बाद दूसरा पॉइंट है ब्रूस या कॉन्ट्यूजन। इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो ब्रूस होता है, ब्रूस इज द एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड। मतलब बहुत सारे मतलब ब्लड का एक्सट्रावेशन हो जाता है, मतलब वेशन एक्सट्रावेशन होता है इन द सबक्यूटेनियस और सब एपिथेलियल टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वजह से जो टिश्यू बाहर निकलते हैं उनकी वजह से होता है। यूजुअली कैपिलरीज एज द रिजल्ट ऑफ ब्लंट फोर्स इंजरी और प्रेशर। ब्रूस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश वर्ड ब्रेशन विच मीन्स टू क्रश। जो ब्रूस है वो एक मतलब इंग्लिश के वर्ड ब्रूशन से आया है जिसका मतलब होता है टू क्रश करना। यूजुअली देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। यहाँ पे मतलब कि कोई भी लॉस नहीं होता कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ओवरलाइंग स्किन का। ब्रूस इम्प्लाइज दैट द लेशन इज observed through the overlying intact skin as the bluish purple dislocation and swelling of the involved area, while a contusion is the bruise within an organ or tissue such as muscle, liver और मेंसिटी। दोस्तों यहाँ पे ब्रूस और कॉन्ट्यूशन के बारे में डिफरेंस बताया। जो ब्रूस होता है वो इम्प्लाई तभी होता है जब द लेसन इज observed through the overlying intact skin as the bluish purple dislocation and swelling of the इन्वॉल्व एरिया। मतलब ब्रूस होता है कि यहाँ पे डिसलोकेशन होता है ब्लूस पर्पल एरिया पर्पल का और स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे वो इंक्लूड आते हैं। और वाइल कॉन्टेशन क्या होता है, कॉन्टेशन वह ब्रूस होता है विद इन एन ऑर्गन और टिश्यू सच है जिसमें मसल, लिवर और मेंसिटी आ जाए। दोस्तों बात करते हैं कॉज के बारे में। कॉज ऑफ ब्रूस या कॉन्टेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स बिकॉज ब्लो विद फिस्ट, स्टिक, आयरन बार, केन, विप्स एंड चेन। सेकेंड पॉइंट है इसका फ्रॉम कंप्रेशन लाइक प्रेसिंग फिंगर। मतलब कंप्रेशन करना है प्रेसिंग फिंगर का, ये इसके कॉज हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी। ब्रूस इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है इसका इंटरडर्मल ब्रूस। इंटरडर्मल ब्रूस कौन सा होता है, ब्रूस लाइस इन द इमीडिएट सब एपिडर्मल लेयर, जो कि सब एपिडर्मल लेयर पे जो ब्रूस अप्लाई किया जाता है। इट इज़ मेड बाय इम्पैक्ट विद ए पैटर्न ऑब्जेक्ट एंड हेमोग्रिया इज शार्पली डिफाइंड। हेमोग्रिया यहाँ पे शार्पली डिफाइंड होता है। जो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ब्रूस लाइस इन इमीडिएटली सब एपिडर्मल लेयर, जैसे सब एपिडर्मल लेयर पे होता है। इट इज़ मेड बाय इम्पैक्ट विद ए पैटर्न ऑब्जेक्ट, जिसमें पैटर्न ऑब्जेक्ट का से बना हुआ होता है। एंड यहाँ पे हेमोग्रिया इज शार्पली डिफाइंड, यहाँ पे हेमोग्रिया दिखाया जाता है। हेमोग्रिया क्या होता है, खून से रिलेटेड मतलब होता है, डिजीज होती है। सेकेंड क्या है इसका सबक्यूटेनियस ब्रूस। हेमोग्रिया मतलब होता है मतलब कि जैसे कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसमें। सबक्यूटेनियस ब्रूस क्या होता है, सबक्यूटेनियस ब्रूस इट इज़ सिचुएटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। मतलब कि जो स्किन के नीचे जो लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो सिचुएटेड होता है। ऑफन इन द फैटी लेयर एंड द एज आर ब्लड।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रूस कॉज्ड बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट से कॉज होता है। अपीयर सून आफ्टर इंजरी एट डार्क रेड स्वेलिंग, वहाँ पे मतलब डार्क रेड स्वेलिंग आ जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके थर्ड पॉइंट डीप ब्रूस के बारे में। डीप ब्रूस मतलब जो अंदरूनी ब्रूस होता है वो ब्लीडिंग डीपर टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू से जो नीचे का होता है उसको डीप ब्रूस बोलते हैं। इट में टेक आवर टू 1 to 2 days टू अपीयर एट द सरफेस, मतलब कि सरफेस तक आने के लिए इसको कुछ घंटे से लेकर 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। इसको डिलेइंग ब्रूस के नाम से जानते हैं। देयरफॉर वन मोर एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट, 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पे एक और एग्जामिनेशन की जाती है। आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे इंफ्रारेड फोटोग्राफी की जाती है। मे बी डोमेस्ट्रेट सच एज द ब्रूस इफ सस्पेक्टेड इनिशियली, अगर ये शुरुआती है तो इसमें इंफ्रारेड फोटोग्राफी की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्टर इन्फ्लुएंस द ब्रूस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं ब्रूस को। टाइप ऑफ टिश्यू और साइट इन्वॉल्व, मतलब कि सबसे पहले टाइप कौन सा टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, उसका क्या टाइप है और कौन सी साइट उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट लेग्स और वेस्कुलर टिश्यू सच एज फेस, स्क्रोटम एंड आईलिड डेवलप लार्ज ब्रूस इवन विद लिटिल फोर्स, मतलब कम फोर्स पर भी ऐसे फिजिकल लार्ज ब्रूस इकट्ठे हो जाने, जैसे कि सॉफ्ट लेग्स और वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि फेस पर, स्क्रोटम पर और आईलिड्स पर, ये टाइप ऑफ टिश्यू के अंडरटेक आ जाएगी। एज क्या है इसमें, चिल्ड्रन एंड एल्डरली ब्रूस मोर इजीली बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर टिश्यू, जो मतलब बच्चे होते हैं और बड़े बूढ़े होते हैं उनके अंदर ब्रूस बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर टिश्यू मतलब सॉफ्टवेयर टिश्यू होते हैं ना उनके अंदर। एंड डेलिकेट स्किन इन द फॉर्मर, और उनकी डेलिकेट स्किन होती है शुरुआत से ही। एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस सपोर्टिव टिश्यू एंड कार्डियोवास्कुलर चेंज इन द लेटर, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका सेक्स। वुमेन टेंड्स टू ब्रूस मोर ईजिली देन मेन, जो मतलब वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा उनके अंदर ब्रूस आ जाता है मोर देन द मैन के, बिकॉज टिश्यू आर मोर डेलिकेट, क्योंकि जो वुमेन होती हैं, महिलाएं जो होती हैं उनकी डेलिकेट लेयर मतलब स्किन होती है उनकी। एंड सबक्यूटेनियस फैट इज मोर, और उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है। ऑब्यूस पीपल, जो मतलब मोटे पीपल होते हैं, ब्रूस मोर ईजिली देन लीन, मतलब जो पतलों से उनके अंदर ज़्यादा ब्रूस आ जाता है, चोट लगने के दौरान उनको बहुत जल्दी ब्रूस आ जाता है। बिकॉज टिश्यू आर मोर डेलिकेट, क्योंकि टिश्यू उनके डेलिकेट ज़्यादा होते हैं। वुमेन्स के और जो ऑब्वियस पीपल होते हैं उनके डेलिकेट टिश्यू होते हैं, और चिल्ड्रन और एल्डरली होते हैं उनके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्किन, कलर ऑफ स्किन। ब्रशिंग इज मोर क्लियरली seen and recognized in fair skinned person than those with dark skin in whom they may be better felt than seen, मतलब यहाँ पे क्या होता है कलर ऑफ स्किन के आधार पर ब्रूस कैसा है। ब्रूस इज मोर क्लियरली सीन, ब्रूस मतलब बहुत ज़्यादा साफ कब दिखाई देगा। एंड रिकॉग्नाइज इन फेयर, जो मतलब जिनके अच्छे स्किन है, साफ स्किन है, फेयर स्किन है, उनके अंदर बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा, और जिनके डार्क स्किन है उनके अंदर बाद में दिखाई देगा। इन होम दो मतलब उनके बेटर फेल्ट होगा उनके अंदर, ऐसे लगेगा। नेचुरल डिजीज कौन सी है, प्रोमिनेंट ब्रूसिंग फॉलोइंग माइनर ट्रोमा इज सीन इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटोस्क्लेरोसिस, पुरपुरा होमरेकिका, लुकेमिया, होमोफाइला, स्कर्वी, ब्लीडिंग डायस्थाइसिस, विटामिन के एंड प्रोथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी एंड फॉस्फोरस पॉइजनिंग। दोस्तों यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी नेचुरल डिजीज़ हैं जिसकी वजह से प्रोमिनेंट ब्लशिंग आ जाती है बॉडी पर, जैसे कि उनमें है माइनर तो ट्रॉमा सीन हो जाएगा, जैसे कुछ पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस से, पर्पुरा हेमेग्रिका से, लुकोमिया मतलब कि बॉडी के अंदर WBC काउंट की वजह से, हेमोफाइला मतलब सेक्स रिलेटेड डिजीज होती है हेमोफाइला, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से जो होती है, ब्लीडिंग डायथाइसिस विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी की वजह से जो होती है डिजीज उनकी वजह से, एंड इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग। दोस्तों 6th पॉइंट है इसका ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड, इसको एक्टोपिक या फिर माइग्रेटिव ब्रूस कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ ब्रूस एट द साइट अदर दैन द साइट ऑफ इंजरी, रिस्पॉन्सिबल होता है अपीयरेंस ऑफ ब्रूस एट द साइट ऑफ मतलब कि अदर दैन साइट ऑफ इंजरी पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैक आइज, ब्लड विल ट्रैक्ट अलॉन्ग द फेशियल प्लेन अलॉन्ग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मे अपीयर वेयर द टिश्यू लेयर बिकम सुपरफिशियल, मतलब कि ये क्या है इसका जो ब्लड वहाँ पर ट्रैक ज़्यादा होगा, यहाँ पर फेशियल प्लेन्स हैं अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मे अपीयर व्हेन द टिश्यू लेयर बिकम सुपरफिशियल, मतलब कम कब दिखाई देंगे जब वहाँ पर
सुपरफिशियली रहेगा। थस साइट ऑफ द ब्रूस डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द साइट ऑफ इंजरी। इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि मतलब साइट ऑफ ब्रूस तभी होगा जब इंडिकेशन ऑफ इंजरी रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेटिंग और एज ऑफ ब्रूस के बारे में। कॉन्स्टेंट रिलीबल माइक्रोस्कोपिक डेटिंग इज नॉट पॉसिबल एंड द कलर चेंज इन रिसोल्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज नॉट ऑलवेज रिलेबल इंडिकेटर ऑफ इट्स एज हाउएवर मेथड यूज टू ब्रूसा। यहाँ पे बताया दोस्तों मतलब जो रिलेबल माइक्रोस्कोपिक डेटिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती, और जो कलर चेंज रिसोल्यूशन होता है वो भी ऑलवेज कैप मतलब कि इंडिकेटर नहीं होता है एज के बारे में बताने के लिए। तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ब्रूस में सबसे पहले हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कब करनी है? ओनली इन पोस्टमार्टम सिचुएशन में। सेकंड पॉइंट है इसका कलर चेंज, जो कि विजुअल एग्जामिनेशन में करना है। थर्ड है इसका कैलोरीमेट्री, और फोर्थ है इसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेटिंग और एज ऑफ ब्रूस के बारे में। कॉन्स्टेंट रिलीबल माइक्रोस्कोपिक डेटिंग इज नॉट पॉसिबल एंड द कलर चेंज इन रिसोल्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज नॉट ऑलवेज रिलेबल इंडिकेटर ऑफ इट्स एज हाउएवर मेथड यूज टू ब्रूसा। यहाँ पे बताया दोस्तों मतलब जो रिलेबल माइक्रोस्कोपिक डेटिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती, और जो कलर चेंज रिसोल्यूशन होता है वो भी ऑलवेज कैप मतलब कि इंडिकेटर नहीं होता है एज के बारे में बताने के लिए। तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ब्रूस में सबसे पहले हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कब करनी है? ओनली इन पोस्टमार्टम सिचुएशन में। सेकंड पॉइंट है इसका कलर चेंज, जो कि विजुअल एग्जामिनेशन में करना है। थर्ड है इसका कैलोरीमेट्री, और फोर्थ है इसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें एज ऑफ ब्रूस के बारे में बताया है। एज ऑफ ब्रूस, इसमें कुछ ड्यूरेशन और उसके कलर के बारे में बताया है। तो जानते हैं ड्यूरेशन। जब ड्यूरेशन मतलब जब फ्रेश होता है ब्रूस, तो उसमें क्या कलर आता है? उसका रेड होता है, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जो शुद्ध रक्त होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो कि हार्ट के द्वारा पंप आउट किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, जो कि मैंने ब्लड वाले टॉपिक में बताया हुआ है। अगर आप ब्लड वाले टॉपिक देख सकते हैं उसमें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है। सेकंड है इसमें फ्यू आवर टू 3 डेज, मतलब कुछ घंटों से लेकर 3 दिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसमें जो कलर होता है वो रेड से ब्लू हो जाता है, और उसके अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निकलना, उसमें मतलब कि रेड कलर का निकलना और ब्लू इसमें चेंज हो जाना। कुछ घंटों से लेकर 3 दिन के अंदर उसमें ये प्रोसेस होती है। 4 से 5 दिन के दौरान क्या होता है? ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन, और जो पहले मतलब जो ब्लू कलर था वो ब्लैक से ब्राउन में चेंज हो जाता है। इसको होमोसाइड्रिन कहते हैं। होमिसाइड्रिन मतलब क्या होता है? मतलब ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन होना, ब्लड का ब्लूइश कलर से ब्लैक टू ब्राउन होना होमोसाइड्रिन कहलाता है। 5 से 6 डेज के अंदर क्या होता है? उसका कलर ग्रीन हो जाता है, जिसको बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन 2 प्रकार के बाइल पिगमेंट में यूज किए जाते हैं। 7 to 12 डेज के अंदर क्या होता है? इसमें येलो हो जाता है, मतलब बिलीरुबिन आ जाता है। ग्रीन से येलो चेंज होना, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में चेंज होना। और 2 वीक्स के अंदर क्या होता है? वो नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। मतलब एज ऑफ ब्रूस के ये ड्यूरेशन और कलर के बारे में बताया है। ड्यूरेशन क्या है इसमें? फ्रेश 3 से 3 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, 7 से 12 दिन, और 12 से 14 दिन, मतलब 2 वीक्स के अंदर। उसमें कलर क्या होता है? सबसे पहले रेड होता है, रेड से ब्लू हो जाता है, ब्लू से ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन हो जाता है, जिसको हेमोसाइडिन बोलते हैं। फिर उसके बाद वो ग्रीन हो जाता है तो उसको बिलीवर्डिन बोलते हैं, और येलो हो जाता है तो बिलीरुबिन, और फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन क्या है मतलब फर्स्ट वन है इसमें मल्टीपल कॉन्ट्यूशन कैन कॉज डेथ फ्रॉम शॉक एंड इंटरनल होमेग्रिया। मतलब इसमें अगर मल्टीपल कॉन्ट्यूशन हो जाएगी तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, शॉक लगने की वजह से डेथ हो सकती है, और इंटरनल होमेग्रिया मतलब इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें डेथ भी हो सकती है। इसका पहला कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड क्या है इसमें? गैन ग्रीन एंड डेथ ऑफ टिश्यू कैन रिजल्ट। इसका मतलब गैन ग्रीन हो जाएगा और डेथ ऑफ टिश्यू के इसके रिजल्ट में पाए जाएंगे। थर्ड है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली बाय द क्लोडेरिया कैन अकर। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आएगा जो स्पेशली क्लोडेरिया के द्वारा होगा। फोर्थ है इसका पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म में यहाँ पे पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म भी पा सकता है। कॉम्प्लिकेशन 4 हैं इसके, शॉक की वजह से डेथ हो जाएगी या फिर इंटरनल हेमोग्रिया की वजह से डेथ हो जाना। सेकंड गैंग्रीन एंड डेथ ऑफ टिश्यू के रिजल्ट आ जाते हैं फॉर्मेशन में। थर्ड इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है क्लोडेरिया की वजह से। और फोर्थ पॉइंट है इसका पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म अकर हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, हर किसी के मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके ब्रूस के भी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। इसके क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़
advisable that a medical officer should re-examine the patient after 24 hours, as by this time the bruise आर क्लियरली विजिबल। यहाँ पे है मतलब ये एडवाइस दिया जाता है कि मेडिकल ऑफिसर को दोबारा एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का 24 घंटे के बाद। उस टाइम तक जो ब्रूस है वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड बाय द कलर चेंज। एज ऑफ इंजरी को इसमें कलर ऑफ चेंज से दिखाया जा सकता है या इसको बताया जा सकता है। फिर है दोस्तों इसमें डिग्री ऑफ वायलेंस मे द डिटरमाइंड फ्रॉम देयर साइज। जो डिग्री ऑफ वायलेंस है वो उसके साइज पे देख कर बताया जा सकता है। फोर्थ है इसका पैटर्न ब्रूस मे कनेक्टेड विद विक्टिम एंड द ऑब्जेक्ट वेपन, जैसे कि विप, चैन, कैन एंड लाइगेशन। जो पैटर्न ब्रूस होगा वो तभी कनेक्टेड होगा जो पैटर्न ब्रूश होगा वो कनेक्टेड होगा विक्टिम में एंड ऑब्जेक्ट वेपन, जैसे कि उसमें चेन पाई जा सकती है, चेन या फिर लिगेचर हो सकता है। टू कंफर्म एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डीप इंसिजन्स आर मेड एट सस्पेक्टेड साइट विच शो एक्एमोसिस। यह कंफर्म करता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को डीप इंसिजन होने की वजह से और सस्पेक्टेड साइट्स की वजह से इसको शो करता है एक्एमोसाइसिस। डिफ्रेंशिएट एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम ब्रूस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सीरियल नंबर है, इसके 8 पॉइंट हैं, फीचर बताए हुए हैं एंटीमोर्टम ब्रूस और पोस्टमार्टम ब्रूस के बारे में। तो पहला फीचर है इसका स्वेलिंग होती है या नहीं। एंटीमोर्टम के अकॉर्डिंग तो इसकी स्वेलिंग होती है, पोस्टमार्टम में एब्सेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका डैमेज टू एपिथीलियम का डैमेज हो जाना। एंटीमोर्टम के अंदर ये प्रेजेंट होता है, पोस्टमार्टम के अंदर ये अब्सेंट होता है। थर्ड है इसका एक्सटावेशन ऑफ ब्लड। एंटीमोर्टम में तो ये प्रेजेंट होता है, पोस्टमार्टम में ये अब्सेंट होता है। फोर्थ है इसका कोगुलेशन। ब्लड का कोगुलेशन होना स्टार्ट होता है या नहीं होता। एंटीमोर्टम में उसका प्रेजेंट होता है, पोस्टमार्टम में अब्सेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका इनफिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू विद ब्लड। क्या ब्लड के साथ इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं टिश्यू। एंटीमोर्टम में तो वो प्रेजेंट होते हैं और पोस्टमार्टम में वो अब्सेंट होते हैं। कलर चेंज की बात करें तो एंटीमोर्टम में कलर चेंज शो होता है और पोस्टमार्टम में यूनिफॉर्म कलर रहता है। सेवन्थ पॉइंट की बात करें मार्जिन की बात, तो मार्जिन होते हैं वो एंटीमोर्टम में मर्ज विद सराउंडिंग एरिया के साथ मर्ज हो जाते हैं और पोस्टमार्टम में वो शार्पली डिमार्च्ड हो जाते हैं। 8 पॉइंट है इसके फीचर का अपीयरेंस कैसी होती है। एंटीमोर्टम में तो मोर मार्क्ड इन विक्टिम हु सर्वाइव फॉर समटाइम्स, मतलब उसी के अंदर ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आएंगे उस विक्टिम के अंदर ही जो सर्वाइव करेगा कुछ समय के लिए, और पोस्टमार्टम में लेस मार्क्स पाए जाते हैं। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट लैक्टेटेड वॉन्ड के बारे में। लैक्टेटेड वॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। लैक्टेटेड वॉन्ड लैक्टेशन इट टीयरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन, मतलब इसमें स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है स्किन का, मतलब जैसे चोट लग लेती है तो स्प्लिटिंग होती है स्किन का। म्यूकस मेम्ब्रेन की भी स्प्लिटिंग हो सकती है, मसल्स की स्प्लिटिंग हो सकती है और इंटरनल ऑर्गन तक भी स्प्लिट हो सकता है। कॉज बाय आइदर और शेयरिंग और ए क्रशिंग फोर्स, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लग जाएगा जिसमें एंड प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू ए ब्रॉड एरिया ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि लैक्टेटेड वॉन्ड वो वाउंड होता है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा घाव जो लगता है वो लैक्टेटेड वॉन्ड के अंडरटेक आते हैं। इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया ऑफ द बॉडी को कवर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में घाव लगता है जो। इफ़ द ब्लंट फोर प्रोड्यूस एक्सटेंसिव ब्रूशिंग एंड लैक्टेशन ऑफ द डीपर टिश्यू इट इज कॉल्ड क्रश इंजरी। क्रश इंजरी के बारे में मतलब आयुर्वेद में भी बताया है, मतलब कि ज़्यादा फोर्स जो लग जाता है लैक्टेशन मतलब डीपर टिश्यू को जो डैमेज कर दे उसको क्रश इंजरी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप, इसके क्या क्या टाइप हैं और कितने टाइप में, उनके क्या क्या यूज हैं। सबसे पहले है स्प्लिट लैक्टेशन। स्प्लिट लैक्टेशन मतलब कि स्प्लिट हो जाता है लैक्टेशन का। सेकंड है इसका स्ट्रेच लैक्टेशन, रिजल्ट फ्रॉम ए हैवी फोर्स फ्रिक्शनल इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट फोर्स एक्सक्रीजिंग लोकल प्रेशर विद पुल। यह मतलब स्क्रैचिंग लैक्टेशन होता है जिसके रिजल्ट होता है हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शनल इम्पैक्ट होता है ब्लंट का फोर्स एक्सक्रीशन लोकलाइजिंग प्रेशर विद पुल। थर्ड है इसका एब्लूजन, जो इसका थर्ड टाइप होता है एब्लूजन, या फिर इसको ग्राइंडिंग कंप्रेशन भी बोलते हैं। कॉमनली सीन इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उनमें ये शो होता है। वेयर द रोटेटिंग फोर्स ऑफ ए व्हील टेयरिंग ऑफ द स्किन ओवर ए लार्ज एरिया, इसमें मतलब कि लार्ज एरिया पे रोटेटिंग फोर्स अप्लाइड होता है। दिस इज कॉल्ड फ्लाइंग, इसे फ्लाइंग के नाम से जानते हैं। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर ऑन द लेग्स, और इसमें लेग्स में होता है ज़्यादातर, लेग्स में लगती है। मतलब प्रोड्यूस बाय फोर्स हैविंग फोर्स
or delivered at the oblique or tangential angle to detect tear of a portion of the traumatized skin surface or viscous tissue or organ from their attachment। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फॉर शेयरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग, डिलीवर्ड होता है बाय ऑब्लिक एंड टेंजेंटियल एंगल ऑफ द डिटैच्ड टीयर ऑफ ए पोर्शन ऑफ ट्रोमेटाइज्ड स्किन सरफेस ऑफ द विस्कस फ्रॉम देयर अटैचमेंट। इसका फोर्थ टाइप होता है वो दोस्तों टीयर होता है। टीयरिंग ऑफ स्किन मतलब टीयरिंग करना स्टार्ट हो जाती है स्किन का। सबक्यूटेनियस टिश्यू कैन अकर, सबक्यूटेनियस टिश्यू अकर होते हैं फ्रॉम द लोकलाइज्ड इम्पैक्ट बाय द अगेंस्ट सम हार्ड इरेगुलर ऑब्जेक्ट लाइक ए कार डोर हैंडल, रेडिएटर मॉस्केट और फ्रॉम बिलो विद द ब्रोकन ग्लास बोटल। मतलब इसमें टीयरिंग होता है स्किन का, सबक्यूटेनियस टिश्यू अकर हो जाते हैं, लोकलाइज्ड इम्पैक्ट होता है, अगेंस्ट होता है सम हार्ड इरेगुलर ऑब्जेक्ट जैसे कि कार डोर हैंडल, रेडिएटर मैस्कोट और फ्रॉम बिलो विद द ब्रोकन ग्लास बोटल्स, इनकी वजह से होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका कट लेगेशन। कट लेगेशन क्या होता है? समटाइम्स ए हैवी शार्प एड वेपन कॉल्ड ए डीप एंड वाइडर कट ओवर द बॉडी सरफेस। मतलब ज़्यादातर देखा जाता है, समटाइम्स देखा जाता है कि कोई मतलब कि शार्प एड वेपन लगता है डीपर और मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी के टिश्यू को डैमेज कर देता है, काट देता है। डेटिंग ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन की डेटिंग की टेबल यहाँ पे बताइए, मतलब एज बताइए उसकी। हीलिंग ऑफ ए लैक्टेशन बोन, इसकी कुछ ड्यूरेशन बताइए और उसके ग्रॉस फाइंडिंग बताई हुई हैं। तो ड्यूरेशन में सबसे पहले जब फ्रेश लगी हुआ होता है तो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा और फ्रेश क्लॉट वहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं। मार्जिन और रेड, जो मार्जिन होता है मतलब उसके चारों ओर का हिस्सा रेड हो जाता है, वो सूज जाता है और टेंडर हो जाता है। 12 से 24 घंटे मतलब एक दिन के दौरान क्या होता है? मार्जिन स्वेलन, मार्जिन होते हैं वो और ज़्यादा मतलब कि सूज जाता है, रेड हो जाता है एंड कवर्ड बाय ड्राइड ब्लड क्लॉट एंड लिम्फ, और वहाँ पे मतलब सूखे हुए ब्लड क्लॉट हो जाता है और लिम्फ आ जाती है। मतलब 3 से 5 दिन के दौरान क्या होता है? मार्जिन स्ट्रांगली अडहेरेंट विद ईच अदर, जो मार्जिन होते हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड कवर्ड बाय ड्राइड क्रस्ट, और मतलब सूखे हुए क्रस्ट को कवर्ड रखते हैं वो। 6 से 7 दिन के दौरान क्या होता है? क्रस्ट स्क्रैब फॉल ऑफ, मतलब जो स्क्रैब होते हैं, जो कटा हुआ जला हुआ कुछ भी होता है वो गिरने लगता है एंड कैन ईजिली बी टेकन विद द सॉफ्ट रेडिश टेंडर स्क्रैब स्केयर, मतलब जब मतलब वो गिरने के बाद वहाँ पे लाल 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 सा हो जाता है, मतलब जैसे कहीं हाथ पे लगी है तो हाथ में वहाँ पे मतलब कि सूखने के बाद लाल लाल सा शो होगा वहाँ पे। फ्यू वीक्स, कुछ मतलब वीक्स के बाद क्या होगा? स्कैरिज वाइटिस, वहाँ पे मतलब कि सफ़ेद हो जाएगा। फम्स एंड पेनलेस, और उसमें मतलब दर्द नहीं होगा अगर हाथ लगाएंगे तो। यहाँ पे 5 पॉइंट है। फ्रेश एक दिन के अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर, 6 से 7 दिन के अंदर, फ्यू वीक्स के। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वहाँ पे मतलब कि स्वेलन पार्ट हो जाता है उसका, मार्जिन स्वेलन हो जाता है, ड्राइड क्लॉट्स हो जाते हैं, मार्जिन स्ट्रॉन्गली अडहेरेंट्स हो जाते हैं और कवर करते हैं, ड्राइड क्रस्ट को क्रश हो जाता है, रेड स्कैर हो जाता है और स्कैर वाइटिस फम्स एंड पेनलेस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैक्रेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है लैक्रेशन के? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लैक्रेशन में कॉज सर्व एंड फैटल ब्लीडिंग लीडिंग टू शॉक एंड डेथ। जो लैक्रेशन होता है उसकी वजह से फैटल ब्लीडिंग हो जाती है और शॉक और डेथ भी हो सकती है। मतलब फैटल ब्लीडिंग मतलब बच्चे जो होता है मतलब भ्रूण के अंदर उसकी ब्लीडिंग हो जाती है, और शॉक और डेथ भी हो सकती है उसमें। सेकेंड पॉइंट है इसका इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका पल्मनरी एंड सिस्टिक फैट मेटाबॉलिज्म, सॉरी एम्बोलिज्म में अकर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। पल्मनरी और सिस्टेमेटिक फैट एम्बोलिज्म हो जाता है जिसकी वजह से क्रशिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर्म होता है। मतलब फोर्थ पॉइंट है इसका इफ़ लोकेटेड वेयर स्किन स्क्रैचेस और इज रिकल्ड। एग्जाम्पल इसमें क्या है? ओवर जॉइंट की वजह से, रेपिटेड की वजह से एंड कॉन्टिन्यूड ओजिंग ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड में कॉज इरिटेशन, पेन एंड डिस्फंक्शन। वे यहीं पर होता है जहाँ पर मतलब स्किन स्क्रैच होते हैं, वहाँ पर रिंकल जैसे कि ओवर जॉइंट की वजह से रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूटिव ओजिंग ऑफ टिश्यू हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, ब्लड बाहर निकल लेता है, इरिटेशन होता है, दर्द होता है, वहाँ पर डिस्फंक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका लैक्रेशन की वजह से मतलब फैटल ब्लीडिंग हो जाती है और शॉक और डेथ हो जाती है। सेकंड इन्फेक्शन होता है उसका कॉम्प्लिकेशन। थर्ड पॉइंट इसका पल्मनरी सिस्टेटिक फॉल्ट एम्बोलिज्म की वजह से क्रशिंग होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। और फोर्थ पॉइंट इसका क्या होता है? इसका ओवर जॉइंट की वजह से ओजिंग ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड बाहर निकलता है जिससे दर्द होता है और डिस्फंक्शन होता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, अब जानते हैं इसके लैक्रेशन के मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। द टाइप ऑफ लैक्रेशन में इंक्लूड इंडिकेटेड द, जो टाइप ऑफ लैक्रेशन में इंडिकेटेड द कॉज ऑफ इंजरी एंड शेप ऑफ ब्लंट वेपन। जैसे कि एग्जांपल, जो टाइप ऑफ लैक्रेशन होता है उसमें इंडिकेट होता है कि किस तरीके की इंजरी है, किस तरीके का उसमें वेपन इस्तेमाल किया गया था।
एग्जाम्पल इसमें ब्लंट राउंड हैंड, जैसे कि हैमर यूज किया जाता है। मे कॉज ए स्टेलाइट लैक्रेशन, मतलब जैसे हैमर की वजह से कोई मारता है तो उसमें स्टेलेट लैक्रेशन होता है। सेकंड पॉइंट इसका क्या, ब्लंट ऑब्जेक्ट विद एन एज, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एज हो, जैसे कि चाकू सच एज हैमर हेड, जैसे कि हैमर हेड। मे कॉज क्रिस्टेंटिक लैक्रेशन, पैटर्न लैक्रेशन, मतलब जैसे हैमर हेड के कोई अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसका एज होता है उससे कॉज करता है वो क्रिस्टेंटिक लैक्रेशन। फर्स्ट क्या है इसमें, स्टेटिंग लैक्रेशन होता है इसमें, यहाँ पे देखो स्टेटिंग लैक्रेशन होता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका पैटर्न लैक्रेशन होता है। लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट, जैसे कोई पतला ऑब्जेक्ट होता है, लाइक पाइप्स एंड स्टिक प्रोड्यूस लीनियर और elongated lacration, while object with a flat surface प्रोड्यूस irregular ragged और बाइसेप्ट lacration, मतलब कोई लंबा या फिर थिन ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि पाइप हो या कोई छड़ी हुई, उसकी वजह से लीनियर और elongated lacration होता है। यहाँ पे 3 आए हैं, एक तो elongated लीन आ जाएगा लैक्रेशन, पैटर्न लैक्रेशन आ जाएगा और स्ट्रेट लैक्रेशन आ जाएगा। वाइल जो ऑब्जेक्ट जैसे कोई फ्लैट सरफेस होगा तो उसमें इरेगुलर रेग्ड और बाइसेप्ट लैक्रेशन होगा। वेदर द लैक्रेशन इज एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो लैक्रेशन होता है वो एक्सीडेंटल होता है, होमिसाइडल होता है या सुसाइडल होता है। सबसे पहले है एक्सीडेंटल लैक्रेशन, जो एक्सीडेंट की वजह से लैक्रेशन होते हैं। कॉमनली सीन एनीवेयर ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कोई भी वहाँ पे एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी पाता है, एक्सीडेंटल लैक्रेशन होता है। होमिसाइडल लैक्रेशन क्या होता है, जो खुद कर मतलब होमिसाइडल मतलब नोटिस ऑन नॉन एसेसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे कोई मतलब एसेसिबल पार्ट ऑफ बॉडी नहीं मिलता, स्पेशली इन असॉल्ट केस के अंदर। इट इज़ यूजुअली सीन ऑन द हेड, ये मतलब हेड पे पाया जाता है, मतलब लैक्रेशन मतलब कोई हेड पे वार करता है उसकी वजह से होता है वो होमिसाइडल लैक्रेशन होता है। थर्ड पॉइंट है इसका सुसाइडल लैक्रेशन, मतलब जो खुद अपनी मर्जी से सुसाइड करने की कोशिश करता है। ये मतलब आर रारेली सीन, मतलब ये बहुत कम ही दिखाई देता है। एज दे आर पेनफुल टू प्रोड्यूस, मतलब ये मतलब कि उसके पेनफुल होता है ये। एंड इफ़ प्रजेंट अगर ये होगा, दे आर सीन टू एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑन द सेम साइड, मतलब उसी के सेम साइड पे पाया जाएगा। एक्सीडेंटल में तो बहुत दूर भी पा सकता है, बॉडी के पास या फिर कहीं भी पा सकता है। होमिसाइडल में मतलब कि बॉडी मतलब हेड पे कोई वार करके उसे होमिसाइडल लैक्रेशन प्रोड्यूस करेगा। और सुसाइडल में मतलब खुद अपने इंसान, मतलब पहली बात तो ये होता ही नहीं है, मतलब अगर होगा भी तो ये वहीं पे उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट वहीं पर पड़ा हुआ पाएगा। अब जानते हैं इनकाइड वॉन्ड, इसे कट स्लैश या फिर स्लाइस वॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकीजन इज ए क्लीन होता है। कट वाउंड मतलब सीधा कटा हुआ होता है थ्रू द टिश्यू, यूजुअली द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड ब्लड वेसल कॉल्ड बाय ए शार्प एज इंस्ट्रूमेंट विच इज मोर लॉन्ग देन डीप। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो इंक्लूजन होता है क्लियर कट वाउंड होता है जिसकी टिश्यू की वजह से, जैसे कि उसमें स्किन का कटना, सबक्यूटेनियस टिश्यू का कटना, उसमें ब्लड निकलता है। और ये शार्प एड इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है जो कि लंबे समय के लिए किया जाता है और डीपली होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय प्रेशर, मतलब ये प्रेशर के द्वारा मतलब किया जाता है। एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द टिश्यू बाय द एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए शार्प कटिंग एज सच एज द नाइफ, रेजर और स्कालपेल, मतलब जैसे कोई नाइफ, चक्कू से, रेजर से या फिर कुल्हाड़ी से, इनकी वजह से जो किया जाता है उसमें देखो मतलब कि डायरेक्ट प्रेशर मारा जाता है, मतलब तेज़ मारा जाता है किसी में भी। और किसी में तेज़ मारने की वजह से उसमें मतलब कि स्किन भी कट सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कट सकते हैं, ब्लड भी निकलेगा और मतलब कि डीपर भी पार्ट हो सकता है इसमें। इसके मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इंडिकेशन द नेचर ऑफ वेपन, ये सबसे पहले इंडिकेशन नेचर बता देता है कि वेपन किस तरीका का वेपन था, वो शार्प एज था। गिव एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और मतलब कि जिस तरह से लगता है, मतलब कि जैसे अगर टेढ़ा लगा है किसी, मतलब कि लगने की सीधा लगा है, टेढ़ा लगा है, किसी भी डायरेक्शन लगाया फोर्स, उसी टाइप का उसमें निशान पड़ जाएगा बॉडी के अंदर। एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, एज ऑफ इंजरी को भी आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। पोजीशन एंड करेक्टर ऑफ वुंड में इंडिकेट मैनर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो पोजीशन होगा और करेक्टर होगा वुंड का, वो इंडिकेशन होगा उसका प्रोडक्शन का, जैसे कि सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, ये कैसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस वुंड के बारे में, मतलब डिफेंस वुंड जो खुद को बचाने के लिए जो कि अपने ऊपर घाव लगते हैं उसको डिफेंस वुंड कहते हैं। डिफेंस वुंड आर वुंड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज विच रिजल्ट फ्रॉम द इमीडिएट एंड इंस्टिंक्टिव
रिएक्शन ऑफ द विक्टिम टू वार्ड ऑफ एन अटैक, जैसे कोई विक्टिम अटैक करता है उसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए जो किया जाता है उसको डिफेंस वुंड कहते हैं। दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला टाइप है इसका एक्टिव डिफेंस इंजरी, मतलब कि जो अपने एक्टिव डिफेंस इंजरी होगी। दे आर सीन, ये तभी दिखाई देते हैं व्हेन द विक्टिम ट्राइज टू सीज द वेपन, मतलब जो विक्टिम ट्राइज कर रहा है सीज करने का वेपन का, एंड इंजरी आर सस्टेन ऑन द ग्रैस्पिंग वेपन, मतलब इंजरी हो जाएगी जो ग्रैस्पिंग ऑफ वेपन। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, पैसिव डिफेंस इंजरी। दीज आर सीन, तब सीन होता है व्हेन द विक्टिम रेज द हैंड और आर्म फॉर प्रोटेक्ट, मतलब जब वह अपने हाथों और आर्म्स का इस्तेमाल करता है प्रोटेक्शन के लिए। जो डिफेंस वुंड होता है मुख्य रूप से तभी होता है जो किसी से बचने के लिए जो किया जाता है वो डिफेंस वुंड होता है। टू टाइप्स होता है इसका, एक्टिव डिफेंस इंजरी और पैसिव डिफेंस इंजरी। अब जानते हैं थेराप्यूटिक और डिग्नोस्टिक वुंड क्या होते हैं। थेराप्यूटिक एंड डिग्नोस्टिक वुंड, मतलब इनका थेराप्यूटिक इस्तेमाल क्या है, मतलब दीज आर प्रोड्यूस बाय द मेडिकल पर्सनल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जैसे कि सर्जिकल वुंड हो सकता है ऑन द चेस्ट। सर्जिकल वुंड कहाँ पे है, सर्जिकल वुंड ऑन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन ऑफ द इंक्रेशन ऑफ द ट्यूब फॉर द ड्रेनेज, लेप्टोटोमी, इंसिजन, कट डाउन और ऑन एंटेक्यूबिटल फोशा और रिस्ट, टेक्सोटोमी एंड थोकोटोकोमी इंसिजन्स। समटाइम्स क्या होता है, दे मे बी मिस्टेकन फॉर द प्राइमरी थेराप्यूटिक इंजरी। एग्जाम्पल क्या है इसमें, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वुंड मे बी मिस्टेकन फॉर ए होमिसाइडल स्टेप वुंड। टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, थेराप्यूटिक ट्यूबिंग शुड नेवर बी रिमूव्ड prior to sending the body for a postmortem examination। थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक वुंड में इसमें यही बताया है कि दीज आर प्रोड्यूस मेडिकल पर्सनल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। एग्जाम्पल इसमें जैसे कि सर्जिकल वुंड ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन फॉर द इंक्रीशन ऑफ द ट्यूब फॉर द ड्रेनेज, लेप्टोटोमी, इंक्लूजन, कट डाउन, मतलब कट की वजह से। इसमें एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है, मे बी मिस्टेकन फॉर द होमिसाइडल स्टेप वुंड के अंदर। अब जानते हैं फैब्रिकेटेड वुंड। फैब्रिकेटेड वुंड क्या होता है, इसको फिजिटियस या फिर फोर्ड वुंड कहते हैं, जैसे कि किसी के कत्ल के दौरान अपने आप को बचाने की जो कोशिश करता है उसको फैब्रिकेटेड वुंड में आ जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, फैब्रिकेशन वुंड आर प्रोड्यूस बाय ए पर्सन ऑन हिज ओन बॉडी और बाय अनदर विद हिज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाता है, मतलब कि वो खुद को अपने आप को हार्म करता है या फिर किसी के द्वारा अपने आप को हार्म करवाता है ताकि उसके ऊपर शक ना जाए। इट कैन बी सेल्फ इंडिकेटेड वुंड, ये सेल्फ इंडिकेटेड मतलब अपने आप से भी करवा सकता है। आर दो इंडिकेटेड बाय पर्सन ऑन हिज हाउ, जो अपनी बॉडी पे जो खुद करवाता है। सेल्फ इंडिकेटेड वुंड विदाउट कॉन्शियस सुसाइड इंटेंस टू फॉर्म ए सेल्फ म्यूटिलेशन। इसमें क्या होता है, मतलब कि जो अपने आप करवाता है अपनी बॉडी पे, उसमें सेल्फ अपने आप भी कर सकता है उसको विद कॉन्शियस सुसाइडल इंटेंट, मतलब सुसाइडल केस के दौरान इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेल्फ सफर्ड वुंड। सेल्फ सफर्ड वुंड क्या है, और दो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनदर पर्सन ऑफ द एग्रीगेट विक्टिम, मतलब इसमें एक कॉन्टैक्ट होता है इसका, मतलब किसी दूसरे पे भी अपनी बॉडी को हार्म करवाएगा ताकि वो सबकी निगाह में आ ना पाए। इसका मोटिव क्या होता है, मोटिव जान लेते हैं। द रीजन ऑफ द फैब्रिकेटेड इंजरी आर, फर्स्ट मोटिव क्या है, टू स्टिमुलेट ए क्रिमिनल ऑफेंस फॉर ए फॉल्स चार्ज, मतलब अपने आप को किसी फॉल्स चार्ज से बचाने के लिए किया जाता है। बाय वुमेन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ रेप, जैसे कि मतलब कि किसी वुमेन के द्वारा अपने आप को रेप केस से बचाने के लिए। चार्ज ऑन एनिमी विद असॉल्ट और अटेम्प्ट मर्डर, मतलब किसी को जैसे अटेम्प्ट मर्डर किया है तो उसमें चार्ज ऑफ एनिमी विद असॉल्ट, मतलब उससे बचाने के लिए अपने आप को हार्म करता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, टू अवर्ट सस्पिक्शन, इसमें क्या है, डिस्ट्रॉय करता है एविडेंस ऑफ सर्टेन इंजरी विच माइट कनेक्ट ए पर्सन विद क्राइम, मतलब कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, मतलब एविडेंस को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, एविडेंस जितने भी मतलब सबूत होते हैं उनको ख़त्म कर देता है वो। सर्टेन इंजरी विच माइट कनेक्ट विद द पर्सन विद क्राइम, मतलब जो उसको उस क्राइम से जोड़ सके। इसमें कुछ पॉइंट हैं इसके, जैसे एसिलेंट में प्रोटेंडेड सेल्फ डिफेंस, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, पुलिसमैन वॉचमैन में फॉरन रॉबरी और एग्रीगेटर, मतलब पुलिसमैन के द्वारा बचने के लिए, वॉचमैन से बचने के लिए, और फॉरन रॉबरी के केस में भी इसके ये मोटिव आ जाते हैं। अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए एविडेंस को ख़त्म कर देना इसमें आ जाता है। और अटेम्प्ट मर्डर में भी अपने आप को बचाने के लिए करता है, उसके मोटिव होते हैं, जैसे फैब्रिकेट वुंड होता है ये।
थर्ड पॉइंट क्या है इसका, बाय सोल्जर एंड प्रिजनर टू एस्केप डिफ़िकल्ट टास्क से मतलब बचने के लिए सोल्जर और प्रिजनर मतलब जो कैदी होते हैं उनके लिए भी है ये। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, सुसाइडल गैस्ट्रो अटेम्प्ट सुसाइड, जो अटेम्प्ट सुसाइड में के लिए भी और सुसाइडल गैस्ट्रो के लिए भी। फिफ्थ पॉइंट है इसका, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड, मतलब कि जैसे कि पैसे से संबंधित, फॉर इंश्योरेंस से संबंधित जो अपने आप को बचाने करता है, इसको आ जाता है इसमें। अब जानते हैं टाइप ऑफ वुंड कैसे हैं। मोस्टली इनसाइड वुंड, मतलब कि ज़्यादातर जो इनसाइड वुंड है, समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब वुंड एंड बर्न्स, जलने की वजह से स्टैब वुंड। लैक्टेटेड वुंड आर रेयरली फैब्रिकेटेड, जो लैक्टेटेड वुंड के बारे में पढ़ा था, और कुछ होते हैं फैब्रिकेटेड। बर्न्स आर सुपरफिशियल एंड यूजुअली सीन ऑन द अपर आर्म, मतलब जो बर्न्स मतलब जला हुआ पार्ट होगा ऊपर की तरफ होगा, और यूजुअली लेफ्ट अपर आर्म मतलब उल्टे हाथ में होगा वो। मोस्ट कॉमन यूज ऑब्जेक्ट, मतलब कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है जैसे नाइफ, चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, रेजर का इस्तेमाल, ग्लास पीस का इस्तेमाल, मतलब शीशे के जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, सीजर का इस्तेमाल करते हैं इसमें, मतलब कि कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आइस पिक आर सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट यूज, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें यूज किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट के मतलब यूज किए जाते हैं, मतलब कि ज़्यादातर तो ये यूज किए जाते हैं वुंड के लिए, जैसे कि नाइफ, रेजर, ग्लास पीस, सीजर और आइस पिक, ये यूज किए जाते हैं इसमें। और लास्ट जानते हैं इसका बॉडी पार्ट वेयर फाउंड, बॉडी पार्ट कहाँ पे फाउंड होता है। टॉप ऑफ द हेड, हेड पे मतलब टॉप ऑफ द हेड, फोर हेड पे, नेक पे, आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म, फ्रंट एंड आउटर साइड ऑफ द थाई, एंड फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड द चेस्ट, चेस्ट पे होता है। मतलब बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते हैं। टॉप ऑफ द हेड मतलब हेड के ऊपर हिस्से पे, फोर हेड पे, माथे पर, नेक पर, आउटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म पर, फ्रंट पर, एंड आउटर साइड ऑफ द थाई, थाई पे पाया जाएगा। फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, पेट के एब्डोमेन पे, और लास्ट चेस्ट पे ये पाया जाता है।